हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे oogenesis। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ नीट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सेकंड पीरियड है और जो हमारा नीट है सभी के लिए। देखो जो oogenesis होता है ना, ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? जो हमारी एम्ब्रियोजेनिक स्टेज है वहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे जो पीजीसी रहती है ना किसकी, ओवेरी की, वो क्या करती है? म्यूसिस करती है। किसकी हेल्प से? विटामिन ए, ई, एफ, एस, एच और एल, एच से। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है? oogenesis की प्रोसेस होती है, हमारा ओवम बन जाता है। एक ह्यूमन फीमेल अपने जीवन काल में 4 लाख अंडे बनाती है। एक जो ह्यूमन फीमेल है वो अपने जीवन काल में कितने बनाती है? 4 लाख अंडे बनाती है, परंतु केवल 400 अंडे ही रिलीज होते हैं। लेकिन रिलीज कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 400 ही अंडे रिलीज होते हैं। अब इसके अंदर देखो oogenesis जो होता है ना, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती है जिसको हम एम से याद कर सकते हैं। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, जी का मतलब है ग्रोथ फेज और एम का मतलब है मैच्योरेशन फेज। देखो मल्टीप्लिकेशन जो फेज होती है ना, उसके अंदर माइटोसिस होता है। जो पीजीसी रहती है ना, वो ये देखिए वो माइटोसिस करती है और क्या बना लेती है? oogenesia बना लेती है। और oogenesia कैसे होता है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। फिर देखो ग्रोथ फेज के अंदर है ना, मतलब कोई डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, और जो फोलिकुलर सेल्स और नर्स सेल्स जो रहती है ना, ओविजिनस कोर सेल डेवलपिंग oogonia बना, इसके अंदर ये क्या करता है? जो ओवम बना हमारा oogonia बना ना, वो न्यूट्रिशन लेकर के मोटा ताजा हो जाता है और जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, उसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, फिर देखो थर्ड आ जाती है हमारी मल्टीप्लिकेशन को फेज। कौन सी आ जाती है? मल्टीप्लिकेशन फेज। अंडाशय की प्राइमोर्डियल जर्म सेल कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन होने से oogonia का निर्माण होता है। जो ओविडी की पीजीसी सेल्स रहती है ना, उसमें क्या होता है? जो माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, पीजीसी के अंदर क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे विभाजन होने से oogonia, तो क्या होता है? जो oogonia का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये जो oogonia होती है ना, वो कैसे होती है? टू एंड डिप्लॉइड कंडीशन होती है। फिर देखो ग्रोथ फेज। एक oogonia वर्धीय प्रावस्था में प्रवेश करता है। देखा जो oogonia जो रहता है ना, तो किसके अंदर करता है? इंटर करता है। वो ग्रोथ फेज के अंदर इंटर करता है। इस दौरान इस डेवलपिंग oogonia के चारों ओर शेष बचे oogonia नर्स सेल्स या फोलिकल सेल्स का निर्माण होता है। इस दौरान क्या होता है? डेवलपिंग oogonia के चारों ओर है ना, ये जो oogonia है इसके चारों ओर क्या बनती है? हमारी जो नर्स सेल्स है। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? फोलिकल सेल्स है, उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, oogonia के चारों ओर क्या हो जाती है? फोलिकल सेल या नर्स सेल बन जाती है। नर्स सेल्स क्या करती है? जो कि डेवलपिंग oogonia है ना, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ठीक है, डेवलपिंग oogonia आकार में वृद्धि करके प्राइमरी oocytes का निर्माण करता है। और ये क्या करता है? जो oocyte जो oogonia रहता है ना, वो किसका निर्माण करता है? जो हमारा प्राइमरी oocyte जो है, ठीक है, उसका निर्माण कर लेता है। ठीक है, जो भी कंडीशन कैसे होती है उसकी भी टू एंड कंडीशन होती है। ठीक है, फिर देखो थर्ड आती है हमारी मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अब मैच्योरेशन फेज के अंदर जो हमारा प्राइमरी oocyte जो रहता है ना, ठीक है, क्या है? जो हमारा प्राइमरी oocyte, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है ना, उसमें क्या होता है? असमान विभाजन होता है। मैच्योरेशन फेज के अंदर जो प्राइमरी oocyte का जो साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। ठीक है, असमान विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है और रिडक्शनल डिवीजन होता है और फर्स्ट मैच्योरेशन होता है। तो इसमें क्या बनती है? 2 सेल्स बनती है। क्या सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी। तो एक तो बन जाती है हमारी सेकेंडरी oocyte, जो कि साइटोप्लाज्म का असमान विभाजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक तो बनती है मतलब सेकेंडरी oocyte और एक बनता है हमारा पोलर बॉडी। क्या बनता है? पोलर बॉडी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? हमारा मियोसिस 2 होता है। ठीक है, क्या होगा? मियोसिस 2 होगा, जो कि सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कहलाता है। इससे भी 2 सेल्स बनती है। ठीक है, एक तो बनेगी हमारी पोलर बॉडी और एक बनेगी लार्ज सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। ओवम जो होता है ना, वो कैसा होता है? हाइप्लॉइड होता है और बड़ी साइज का होता है। और ये भी क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। और ये क्या रहता है? कम नंबर के अंदर रहता है। देखो जो प्राइमरी oocyte रहता है ना, उसमें डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte बनेगा। और सेकेंडरी oocyte में डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा? हमारा ओवम बन जाएगा। देखो प्राइमरी oocyte में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होता है, तो इस दौरान क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म का असमान विभाजन होने से कोशिका आकार में बड़ी ही हो जाती है। आकार में बड़ी, इसे मतलब इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है? मतलब एक तो बड़ी सेल्स का निर्माण होता है, एक छोटी सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है,
और जिसको हम जो बड़ी होती है उसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, जो छोटी रहती है उसको क्या कहते हैं, पोलर बॉडी कहते हैं। अब पोलर ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें मियोसिस 2 होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जो साइड इसमें भी क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म का असमान विभाजन होता है। इसमें भी जो साइटोप्लाज्म है उसका क्या होता है, असमान विभाजन होता है। से एक कोशिका आकार में बड़ी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, और जो दूसरी छोटी होती है उसको क्या कह देते हैं, हम पोलर बॉडी कह देते हैं। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte जो रहता है ना, इसके अंदर एक ओवम रहता है। प्राइमरी oocyte के पास में क्या रहता है, एक तो ओवम रहता है, ठीक है, और 2 पोलर बॉडी रहती है। जबकि रेट का जो प्राइमरी oocyte है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक तो ओवम होता है और 3 क्या होती है, पोलर बॉडीज होती है, ठीक है। अब अगर हम नोट लगा के बात करें, जो प्राइमरी जर्म सेल्स है ना, ओगोनिया या प्राइमरी oocytes या फॉलिकुलर नर्व सेल्स, ये कैसी होती है, हमारी 2 एंजल रहती है, ठीक है। देखो प्राइमरी जर्म सेल्स है और ये क्या है, हमारी ओगोनिया है, ठीक है, और क्या है, हमारी प्राइमरी oocyte है, ठीक है, और फॉलिकुलर और जो नर्व सेल है, ये सारी की सारी कैसी होती है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी oocyte जो रहता है, ठीक है, या फिर जो ओवम है, ठीक है, और क्या है हमारा पोलर बॉडी, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। पोलर बॉडी पोषण के रूप में ओवम के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब ये जो पोलर बॉडी रहती है ना, वो क्या है, उसको खा लेता है, कौन, ओवम खा लेता है जब उसको भूख लगती है, ठीक है। मनुष्य में मेचुरेशन फेज सबसे लंबी होती है। जो मेचुरेशन फेज होती है ना, ठीक है, वो क्या होती है, ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी होती है। अब देखो ग्रोथ फेज की अगर बात करें तो ग्रोथ फेज में हमको 2 चीजें देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलती है प्री वाइटोलोजेनेसिस, ठीक है, और एक देखने को मिलता है वाइटोलोजेनेसिस। प्री वाइटोलोजेनेसिस के अंदर जो है योग का सिंथेसिस नहीं होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में परिवर्तन होता है। प्री वाइटोलोजेनेसिस के अंदर जो योग है उसका निर्माण नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में चेंजेस होते हैं। जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। और दूसरा है वाइटोलोजेनेसिस। वाइटोलोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, योग का निर्माण भी होता है और योग का स्टोरेज भी किया जाता है। फिर देखो हम पढ़ते हैं सबसे पहले पीरी वाइटोलोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर चेंजेस होता है। जैसे कि जो एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, और एविज जो है, ठीक है, कि उस साइड में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। जो एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है और एविज है, उसका जो ऊ साइड जो रहता है ना, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसकी संख्या बढ़ जाती है। किसमें, ऊ साइड किसका, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एविज है, उनको उस साइड में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड्स का निर्माण होता है और क्या बनती है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड्स बन जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड्स निम्न में पाए जाते हैं, किसमें, ऊस आउट का ओस ओस, निम्न में पाए जाते हैं ऊस साइड का ओस ओस, प्लियोमिक्सा, गेंट अमीबा। फिर देखो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मात्रा न्यूक्लियर डीएनए की मात्रा से अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मात्रा जो होती है ना वो साइड के अंदर, न्यूक्लियर डीएनए की कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ठीक है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वो किससे ज्यादा है, हमारा जो न्यूक्लियर डीएनए है उससे ये ज्यादा है, ठीक है। फिर देखो ईआर में सिस चन्नी की संख्या बढ़ जाती है। जो ईआर रहता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें किसकी संख्या बढ़ जाएगी, जो सिस चन्नी की संख्या बढ़ जाएगी। राइबोसोम की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, तो प्रोटीन संश्लेषण है, सिस चन्नी की संख्या बढ़ जाएगी, राइबोसोम की संख्या बढ़ जाएगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस है जो ज्यादा होगा, ठीक है। और गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स की संख्या बढ़ जाती है। जो गोल्जी बॉडी है उसके अंदर क्या बढ़ जाती है, जैसे हमारी गोल्जी बॉडी है इसके अंदर वेसिकल्स की संख्या बढ़ जाती है, तो कोर्टिकल ग्रेन्यूल का निर्माण होता है। तो जो हमारी कोर्टिकल ग्रेन्यूल है उसका निर्माण होता है। कोर्टिकल ग्रेन्यूल में म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भरा रहता है और जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल जो है ना, उसके अंदर जो हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो बना रहता है। ये निषेचन के दौरान फर्टिलाइजेशन एल्बम का निर्माण करता है। जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है ये क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है कि क्या करता है, हमारी जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है उसका निर्माण करता है। देखो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पॉलीस्पर्मी को रोकती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होती है ना, इंपॉर्टेंट बात है, किसको रोकेगी, पॉलीस्पर्मी को रोकती है, अर्थात अंडाणु में एक से अधिक स्पर्म के प्रवेश को रोकती है। अर्थात जो ओवम जो रहता है ना, अंडाणु जो रहता है उसमें एक से अधिक स्पर्म का जो प्रवेश है उसको ये रोक देती है। फिर देखो हम न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो गया। न्यूक्लियस आकार में बड़ा होकर एक वेसिकल जैसी संरचना बनाता है, जिसे जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। देखो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये क्या होता है, साइज में बड़ा होता है और ये एक वेसिकल जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। डीएनए कंटिन्यूस डुप्लीकेट होकर जॉइंट क्रोमोसोम लेम्प्रेस क्रोमोसोम का निर्माण करता है। जो डीएनए जो रहता है ना,
वो क्या कहता है, कंटिन्यू डुप्लीकेट होता रहता है और क्या बना रहता है, एक जियांट क्रोमोसोम का निर्माण लेम्प्रोस क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, फ्लेमिंग एव रुकर्स ने खोज की थी, एंडोमेट्रियोसिस के द्वारा होता है। इसकी जो लेम्प्रोब्रस की जो खोज हुई किसने की थी, फ्लेमिंग और रुकर्स ने की थी एंडोमेट्रियोसिस के द्वारा। क्या होता है, हमारा जो लेम्प्रोब्रस क्रोमोसोम है उसका निर्माण होता है, फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। फिर देखिए, बिना केंद्रक के विभाजन के डीएनए डुप्लीकेट होना एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। देखो, अब बिना केंद्रक विभाजन के डीएनए, अब कहता है मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के बिना, ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाए बिना ही डीएनए अगर डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। डीएनए डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन जो है, मतलब डीएनए डुप्लीकेशन जो किससे हो रहा है, विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो देखो, लेम्प्रोब्रस की खोज सर्वप्रथम एम्फीबियन के उस साइट में की थी जो लेम्प्रोब्रस में ये देखा गया था, और इसकी जो खोज है वो जो एम्फीबियन है उसके उस साइड में की गई थी। ये वाइटोलोजेनेसिस की क्रिया में सहायता करता है। और जो लेम्प्रोब्रस क्रोमोसोम होता है ना, वो किस में सहायता करता है, जो वाइटोलोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें सहायता करता है। ठीक है, ये हमारा लेम्प्रोब्रस क्रोमोसोम है, और ये इसमें क्या है, क्रोमेटिन एक्सिस है, और ये है हमारा लेटरल रूप है। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्रोमेटिन एक्सिस, और ये क्या है, हमारा लेटरल रूप है, और ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारा आरएनए और प्रोटीन है। लेटरल रूप का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन के कारण होता है, और जो लेटरल लूप है वो किसकी वजह से बन रहा है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा है। देखो, डीएनए में अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से मतलब डीएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एमआरएनए है, आरआरएनए है, टीआरएनए है, ये सब बन जाता है। फिर देखो, जीन रिडंडेंसी या जीन एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जीन रिडंडेंसी या जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। देखो, नंबर ऑफ डीएनए जो है किसके बराबर होता है, क्रोमोसोम के बराबर होता है। लिम्फोक्रोमोसोम जो है वो किस में सहायता करता है, जो हमारी वाइटोलोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें ये सहायता करता है। फिर देखो, डीएनए से अगर हम एमआरएनए बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखो, इसमें से जो 90% जो एमआरएनए जो रहता है ना, वो क्या काम करता है, हमारा ट्रांसलेशन करता है। लेकिन 10% जो एमआरएनए रहता है ना, वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, और इनफॉर्मर यह जो है मतलब इनफॉर्मोजोम्स बनाता है। ये इनएक्टिव जो एमआरएनए रहता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मोजोम्स कहते हैं, मतलब ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। फिर देखो, इनफॉर्मोजोम्स की जो खोज है ना, वो किसने की थी, स्प्रिन ने की थी। किसने की थी, स्प्रिन ने की थी। एमआरएनए के चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण बन जाता है। जो एमआरएनए जो रहता है ना, उसमें क्या होता है, देखो जैसे कि ये एमआरएनए है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या होता है, प्रोटीन का एक आवरण बन जाता है। ये हमारे जिसकी वजह से जो एमआरएनए है वो निष्क्रिय हो जाता है। इस निष्क्रिय एमआरएनए को हम क्या कहते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मोसोम्स कहेंगे। ये एमआरएनए क्लीवेज के दौरान प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जो एमआरएनए जो रहता है ना, ठीक है, ये एमआरएनए क्लीवेज के दौरान क्या करता है, जो प्रोटीन बनती है, क्लीवेज के दौरान जो प्रोटीन बनेगी ना, उसका निर्माण करेगा। केंद्रिका की संख्या जो बढ़ जाती है, जो न्यूक्लियस का जो नंबर है, ठीक है, वो बढ़ जाता है तथा ये आकार में बड़ी केंद्रिका की संख्या जो है, न्यूक्लियस की जो संख्या बढ़ जाती है, आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। टिट्रस 60 न्यूक्लियाई होते हैं, और जीनोपस के अंदर कितने होते हैं, 1200 न्यूक्लियाई होते हैं। जो ट्यूट्रस है उसके अंदर कितने होता है, 600 न्यूक्लियाई होते हैं। और जो कि हमारा जीनोपस जो है उसके अंदर कितने होते हैं, 1200 न्यूक्लियाई होते हैं। ये दोनों को दोनों क्या है, ट्यूट्रस और जीनोपस दोनों दोनों एम्फीबिया है। फिर देखो, वाइटोलोजेनेसिस योग के संश्लेषण एवं संग्रहण की क्रिया होती है। योग का मतलब फॉर्मेशन ऑफ योग है, और इसको स्टोरेज की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाइटोलोजेनेसिस कहते हैं। देखो, इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, फेट बॉडीज होती है, और जो अदर इनवर्टिब्रेट्स है उसके पास में क्या है, oocytes है। और वर्टिब्रेट्स जो कि फिशेस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, और एवीज है, उनमें मतलब लीवर से बनता है जो योग जो होता है ना। और जो मतलब इनवर्टिब्रेट्स है उसमें oocyte से बनेगा। इंसेक्ट के अंदर जो फेट बॉडी है वो काम करती है किसका, योग का। अब देखो, कंपोजिशन की अगर बात करें हम, योग का क्या कंपोजिशन, मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर देखो जैसे कि न्यूट्रिएंट फैट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है, लेसिथिन्स, फोस्फोटिडाइल कोलिन है, ठीक है, लेसिथिन्स है, फोस्फोलिपिड है, लेसिथिन्स है, और फोस्फो न्यूट्रल फैट के रूप में क्या क्या मिलेगा हमको, फोस्फोलिपिड्स है, लेसिथिन्स है, और क्या है, फोस्फोटिडिल कोलिन है। फिर देखो, कार्बोहाइड्रेट रहता है, क्या था, 1% कार्बोहाइड्रेट रहता है, और किस फॉर्म के अंदर रहता है, जो मेनोज है उसकी फॉर्म में ये रहता है। प्रोटीन अगर बात करें हम योग के अंदर, तो कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोब्यूलिन होती है, और वाइटोलोजेनिन होती है,
फोस्फाइटिन होती है, लिप्रोवाइटिन होती है। अगर योग की बात करें तो योग में क्या होता है, अगर लिपिड योग की बात करें तो अगर लिपिड योग ज़्यादा होगा, है ना, तो जो हमारा प्रोटीन है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोटीन योग है दूसरी तरफ, अगर प्रोटीन योग ज़्यादा होगा तो लिपिड जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो देखो इनवर्टिब्रेट की अगर बात करें तो इनवर्टिब्रेट में हमारे क्या जाते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं और साथ में कौन होते हैं, प्रोटोकोऑर्डिनेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट में कौन होते हैं, एक तो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं, साथ में कौन होते हैं, प्रोटोकोऑर्डिनेट होते हैं। प्रोटोकोऑर्डिनेट में दो आ जाते हैं, एक तो हो जाता है हमारा यूरोकोऑर्डिनेटा, एक हो जाता है हमारा सिफलोकोऑर्डिनेटा। प्रोटोकोऑर्डिनेट में दो आते हैं, कौन आता है, एक तो यूरोकोऑर्डिनेटा, एक सिफलोकोऑर्डिनेटा। यूरोकोऑर्डिनेटा के अंदर क्या हो जाता है देखो प्रोटोकोऑर्डिनेट कितने हैं, यूसी, यानी कि नॉन कोडेट प्रोटोकोडेट। प्रोटोकोडेट में हमारा यूरो कोडेट आ जाता है और सिफलो कोडेट आ जाता है। यूरो कोडेट के अंदर हमारा एक तो जाता है ट्यूनिकेटा, एक आ जाता है हमारा हडमानिया। यूरो कोडेट में क्या आता है, एक तो होता है हमारा ट्यूनिकेटा, एक आता है हमारा हडमानिया। और सिफेलो कोडेट की बात करें तो सिफेलो कोडेट के अंदर हमारा आता है एम्पियोक्सिस आता है। देखो अब योग की अगर बात करें तो एक तो योग जो होता है ना, योग के पास में योग ग्रेन्यूल होते हैं। योग छोटे छोटे कणों के रूप में प्रेजेंट होता है। देखो जो योग ग्रेन्यूल में क्या होता है, जब योग मतलब छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में प्रेजेंट होता है तो उसे हम योग ग्रेन्यूल कहते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलती है, जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स है उनके अंदर देखने को मिलती है। जैसे ये लीवर है, लोग के अंदर लीवर के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी कणिकाएं रहती है। ये ब्लड के द्वारा जो मतलब हमारे अदर ऑर्गन है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। ये योग जो होता है सोल्यूबल होता है, पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड योग होता है और पार्शियली जो फॉस्फोराइलेटेड योग होता है। फिर देखो योग प्लेट्स की अगर बात करें, योग ग्रेन्यूल मिलकर योग योग जो मतलब ये ग्रेन्यूल जो रहती है ये आपस में फ्यूज होकर क्या काम बना लेती है, योग प्लेट बना लेती है। इसका एग्जांपल है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जैसे कि ये हमारा प्रोटीन काइनेज है और ये है हमारी योग प्लेट्स, मतलब ये जो ग्रेन्यूल जो है। ठीक है, एक सेकेंड।